सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि बॉय नंबर 51 ने चालाक योजना से सुनहरी बूंदों को छलावा बनाकर अचानक जल तीरों से हमला किया और 10 में से 8 महिला प्रतिभागियों के घूंघट हटा दिए, जिससे सभी चकित रह गए। इसके बाद दूसरे चरण लव एट फर्स्ट साइट की शुरुआत हुई, जहां महिला शिष्याएं अपनी पसंद के पुरुषों के लिए रोशनी जलाकर तय करने लगी कि कौन अगले दौर में जाएगा। गाइस, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही नोबल एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हवा में सुनहरी पानी की बूंदें ऐसे फैल गईं जैसे कोई मोर अपने पंख फैला रहा हो, और उसी समय उनमें से एक हल्की सी ड्रैगन की गर्जना भी सुनाई देने लगी। श्रेक अकेडमी के इनर कोर्ट की सभी महिला शिष्य अत्यंत शक्तिशाली थीं, और इस अचानक हुई घटना के सामने भी उन्होंने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। अचानक हर तरह के रंगों की सोल पावर की रोशनी चमक उठी और हवा में फैल रही अधिकतर सुनहरी पानी की बूंदों को तोड़ दिया। झील के किनारे नाव पर बैठे एटलस डाउलुओ युनमिंग अचानक हंस पड़े। ये तांग सेक्ट की तकनीक है, पीकॉक फ्लॉन्टिंग इट्स टेल। ये एक हिडन वेपन तकनीक है जिसे आजकल बहुत कम लोग अभ्यास करते हैं। ओ, और ये तो केवल एक धोखा था। दिलचस्प। जैसे ही वो बोल रहे थे, लड़कियों ने पहले ही सभी सुनहरी बूंदों को नष्ट कर दिया था, लेकिन ठीक उसी क्षण झील की सतह के नीचे से अचानक पानी के तीर निकल पड़े, ठीक उन 10 महिला प्रतिभागियों के नीचे जो अभी भी घूंघट पहने हुए थी। ये पानी के तीर बहुत अचानक प्रकट हुए थे और उनका समय बिल्कुल सही था। ठीक उसी पल जब सभी लोग सुनहरी बूंदों को खत्म करने के बाद राहत की सांस ले रहे थे। ये मानना पड़ेगा कि बॉय नंबर 51 ने समय को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नियंत्रित किया था। उसे साफ पता था कि केवल अपनी शक्ति से इतने सारे घूंघट हटाना लगभग असंभव होगा, इसलिए उसने एक बेहद चतुर योजना बनाई थी। उसने बेहद चमकदार पीकॉक फ्लॉन्टिंग इट्स टेल का इस्तेमाल सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए किया था, लेकिन वो केवल असली हमले की तैयारी के लिए धुएं का पर्दा था। स्विश स्विश स्विश, एक के बाद एक कई घूंघट उड़ गए और कई चौंके हुए चेहरे सामने आ गए। केवल 2 महिला शिष्या ही समय रहते प्रतिक्रिया दे पाईं। उनमें से एक तुरंत हवा में ऊपर उठ गई और तीर से बच गई, जबकि दूसरी के शरीर से चांदी जैसी रोशनी चमकी और वो ठीक उस समय गायब हो गई जब पानी का तीर उसे छूने ही वाला था। तीर के गुजर जाने के बाद वो फिर से प्रकट हो गई। बाकी 8 महिला प्रतिभागियों ने हैरानी से देखा कि उनके घूंघट उड़ चुके थे। ये एक चौंकाने वाली वापसी थी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि लान मुज्जी और तांग यिनमेंग भी कुछ क्षण के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गए। केवल पहले सेगमेंट परफेक्ट मैच में ही 31 में से 29 महिला शिष्यों के घूंघट हट चुके थे। इतना बड़ा प्रतिशत पहले की किसी भी सी गॉड फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन में कभी नहीं हुआ था। बॉय नंबर 2 यूए जैंगयू और ये रहस्यमयी बॉय नंबर 51 मिलकर इन 29 घूंघटों में से आधे से ज्यादा हटा चुके थे। यहाँ तक कि युआनेन येहुए भी इस अचानक हमले का शिकार बन गई। पानी का तीर इतना तेज और अचानक था कि वो बच नहीं सकी और उसने केवल एक सुनहरी चमक देखी। उसके बाद उसका घूंघट उड़ चुका था। डाई यूनार का चेहरा भी सामने आ गया था और वो भी उतनी ही हैरान थी। लॉन्ग यूए इस मैच मेकिंग कन्वेंशन में भाग लेने आया था, इसलिए वो भी साथ आई थी। आखिर इतनी मज़ेदार चीज़ वो कैसे मिस कर सकती थी। इस समय उसका मुंह गोल ओ के आकार में खुला हुआ था और वो पूरी तरह स्तब्ध थी। ये अलग बात थी कि बॉय नंबर 51 वास्तव में कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसकी नवाचार क्षमता और टाइमिंग दोनों ही असाधारण थी। सचमुच श्रेक अकेडमी प्रतिभाशाली प्रतिभाओं से भरी हुई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी मॉन्स्टर अकेडमी की टीम उनसे हार गई थी। बस अफसोस ये था कि जिस व्यक्ति का वो इंतजार कर रही थी वो अभी तक वापस नहीं आया था। अगर वो यहाँ होता तो सब कुछ परफेक्ट होता। बाकी 6 लड़कियों के चेहरों पर भी वही भाव थे जिनके घूंघट हट चुके थे। केवल नंबर 17 और 18 की लड़कियां ही पानी के तीरों से बाल बाल बच पाईं और फिर अपने स्थान पर वापस उतर आईं। इस समय तक बॉय नंबर 51 अपने कमल के पत्ते पर वापस लौट चुका था और सुनहरी रोशनी चमकी जैसे कुछ उसके शरीर में वापस समा गया हो। लान मुज्जी मुहस पड़े। क्या शानदार योजना थी। इस सेगमेंट के निर्विवाद विजेता आप ही हैं जूनियर डिसाइपल ब्रदर। क्या आप अपना मास्क नहीं उतारेंगे? बॉय नंबर 51 ने चुपचाप सिर हिला दिया। लान मुज्जी हंस पड़े। ठीक है, हम आपके निर्णय का सम्मान करते हैं। मैं पहले सेगमेंट परफेक्ट मैच के समापन की घोषणा करता हूं। इस सेगमेंट के बाद मुझे यकीन है कि आप सभी एक दूसरे को थोड़ा बेहतर समझ पाए होंगे। इस समय 5 पुरुष प्रतिभागी अभी भी अपने मास्क पहने हुए हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि केवल 2 महिला शिष्या ही अभी भी घूंघट में हैं। इतने कम लोगों के छिपे रहने के कारण अब सबके लिए आपकी पहचान का अनुमान लगाना काफी आसान हो गया है। क्या आप अपने घूंघट उतारना चाहेंगी?
वास्तव में ऐसा ही था, यहाँ तक कि आउटर कोर्ट के शिष्यों ने भी पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ये दो लड़कियां कौन हैं। हिसाब लगाने पर साफ पता चल रहा था कि उनमें से एक ड्रैगन स्पीयर गॉडेस नारी थी और दूसरी श्रेक के 7 मॉन्स्टर्स की लीडर गु युए। इसलिए घूंघट पहने रहने का वास्तव में कोई मतलब नहीं था। फिर भी उन्होंने सिर हिलाकर मना कर दिया और लान मुज्जी ने इस पर जोर नहीं दिया। ठीक है, पहले सेगमेंट के समाप्त होने के बाद अब हम सीधे दूसरे सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, लव एट फर्स्ट साइट। अब तांग यिनमेंग ने आगे कहा, पहला सेगमेंट खत्म हो चुका है, इसलिए अब समय है कि महिला प्रतिभागियां अपनी पसंद जाहिर करें। इसी कारण इस दूसरे सेगमेंट को लव एट फर्स्ट साइट कहा जाता है। नियम बहुत सरल है। हर महिला शिष्या को एक स्विच दिया जाएगा जो उसके नीचे पानी में मौजूद सोल लाइट को कंट्रोल करेगा। वो उन पुरुष प्रतिभागियों के लिए अपनी लाइट जलाएंगी जो उन्हें पसंद आएंगे। जिन पुरुष प्रतिभागियों के लिए कम से कम एक सोल लाइट जलेगी वे अगले सेगमेंट में भाग ले सकेंगे, जबकि जिनके लिए कोई लाइट नहीं जलेगी उन्हें दुर्भाग्यवश बाहर होना पड़ेगा। ये सेगमेंट आमतौर पर सबसे कम समय लेता था, लेकिन ये सभी पुरुष शिष्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा थी। चाहे वो खुद को कितना भी शक्तिशाली या असाधारण समझते हों, अगर किसी भी महिला ने उनके लिए लाइट नहीं जलाई तो वे तुरंत बाहर हो जाते, क्योंकि पुरुष प्रतिभागियों की संख्या हमेशा महिलाओं से ज्यादा होती थी। इसलिए इस सेगमेंट को स्थिति को सरल बनाने के लिए बनाया गया था। क्योंकि बॉय नंबर 1 पहले ही बाहर हो चुका था, इसलिए युए जेंगयू इस परीक्षा का सामना करने वाले पहले व्यक्ति बने। लान मुज्जी ने गंभीर स्वर में कहा, इनर कोर्ट की दिव्य कन्याओं, कृपया ध्यान से विचार करें। आपको निर्णय लेने के लिए 1 मिनट दिया जाएगा और याद रखें, अगर आप 50 पुरुष प्रतिभागियों में से किसी के लिए भी अपनी लाइट नहीं जलाती हैं तो इसे इस कन्वेंशन में भाग न लेने की इच्छा माना जाएगा और आप भी बाहर हो जाएंगे। पुरुष और महिला प्रतिभागियों के पैरों के नीचे की सभी सोल लाइट बुझा दी गई, केवल युए जेंगयू के पैरों के नीचे वाली लाइट को छोड़कर। प्लीज बॉय नंबर 2 के लिए अपनी लाइट जलाएं, लान मुज्जी ने कहा। सभी महिला प्रतिभागियों के हाथ में कंट्रोल बटन थे और एक के बाद एक कई लाइटें जल उठी। पलक झपकते ही 31 में से 16 सोल लाइटें युए जेंगयू के लिए जल उठी। इसका मतलब था कि आधे से ज्यादा महिलाओं को वो पसंद आए थे। शू शाओयान स्पष्ट रूप से इससे थोड़ी नाराज दिख रही थी, लेकिन उन्होंने भी युए जेंगयू के लिए अपनी लाइट जलाई। लान मुज्जी हंसकर बोले, जैसा कि उम्मीद थी, जेंगयू महिलाओं में काफी लोकप्रिय है। 16 लाइटें वाकई बहुत है। ये पुरुष प्रतिभागियों के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। अब अगला, बॉय नंबर 3, कृपया आगे आएं। इसके बाद धीरे धीरे कई पुरुष प्रतिभागी बाहर होने लगे। ये भी स्पष्ट हो गया कि महिलाओं के लिए केवल शक्ति ही सबसे बड़ा कारक नहीं था। कुछ कमजोर लेकिन सुंदर दिखने वाले लड़कों को भी उनसे ज्यादा लाइटें मिली जो उनसे ज्यादा शक्तिशाली थे। इस सेगमेंट में महिलाएं एक से अधिक पुरुषों के लिए भी लाइट जला सकती थीं। बाहर होने के बाद एक छोटे कद और सामान्य चेहरे वाले लड़के ने दुखी होकर चिल्लाया, ये दुनिया कितनी सती है, क्या तुम लोग बाहरी रूप से आगे भी नहीं देख सकती? जल्दी ही शेष ये की बारी आई। वो श्रेक के 7 मॉन्स्टर्स का मेंबर था और काफी हैंडसम भी था, इसलिए उसे 9 लाइटें मिली। ये परिणाम युए जेंगयू जितना शानदार नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था। सबसे ज्यादा खुशी उसे इस बात की हुई कि युआनेन येहुएई ने भी उसके लिए लाइट जलाई थी। जो पुरुष प्रतिभागी अभी भी मास्क पहने हुए थे, उनमें से लगभग किसी को भी लाइट नहीं मिली। पिछले कई सी गॉड फेट कन्वेंशन में आमतौर पर मास्क पहने रहने वाले पुरुष या तो प्रेम में रुचि नहीं रखते थे या उनके चेहरे पर कोई विकृति होती थी, इसलिए महिलाएं उनके लिए लाइट नहीं जलाती थीं। हालांकि इस सेगमेंट में भी उन्हें अपना मास्क उतारने का मौका मिल सकता था। लो गुइशिंग, शू युचथेन और यांग न्यानशिया तीनों को लाइटें मिली। कुछ देर बाद आखिरकार शू लिचिजी की बारी आई। उसके पैरों के नीचे की सोल लाइट जल उठी और उसकी गोल मटोल काया चमक उठी। वो पहले सेगमेंट में ही अपना मास्क उतार चुका था। आखिर उसकी पहचान उसकी खास काया से ही हो जाती थी, इसलिए मास्क पहनने या न पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लान मुज्जी ने याद दिलाया, अब आप लोग बॉय नंबर 32 के लिए अपनी लाइटें जला सकती हैं। महिला शिष्याएं पूरी तरह से शांत और अप्रभावित खड़ी रहीं। सूलिजी के गोल मटोल चेहरे की मांसपेशियां हल्के से भड़क उठीं और उसकी आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। अगर वो किसी और सोल मास्टर एकेडमी में होता तो एक फूड टाइप सोल मास्टर होते हुए भी 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बनने के कारण उसे निश्चित रूप से एक असाधारण प्रतिभा माना जाता। लेकिन ये श्रेक एकेडमी थी, एक ऐसी एकेडमी जो केवल असाधारण और अजीबोगरीब प्रतिभाओं को ही स्वीकार करने पर गर्व करती थी। वो एक फूड टाइप सोल मास्टर था और उसके मोटे शरीर के कारण उसका रूप रंग भी औसत से कम था, इसलिए उसके लिए विपरीत लिंग का ध्यान आकर्षित करना बहुत कठिन था। उसी समय अचानक एक लाइट जल उठी। सूलिजी के चेहरे पर आश्चर्य उभर आया। उसने उस दिशा में देखा और पाया कि ये शिंगलैन अपनी इनर कोट यूनिफॉर्म में उस जली हुई लाइट के ऊपर खड़ी थी।
ये शिंगलैन भी एक अत्यंत सुंदर युवती थी, लेकिन वो कभी अपने रूप रंग पर ध्यान नहीं देती थी। वो हमेशा कठिन साधना में लगी रहती थी और अपनी तलवारबाजी को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। इसी कारण वो सू शाओयान और युआ नन येहुई जैसी लड़कियों की तुलना में बहुत कम ध्यान आकर्षित करती थी। लेकिन जिस क्षण उसने उसके लिए अपनी लाइट जलाई, सू लिजी को ऐसा लगा जैसे उसके सिर में खून तेजी से दौड़ पड़ा हो। उसी समय 3 और लाइटें भी जल उठीं। वे युआ नन येहुई, सू शाओयान और गर्ल नंबर 17 की थीं, जिसने अभी तक अपना घूंघट यानी वील नहीं हटाया था। सामने की पंक्ति में खड़े बॉय नंबर 51 ने लगभग तुरंत ही गर्ल नंबर 17 की ओर देखा और उसकी आंखों में भावनाओं की एक झलक उभरी। इसके विपरीत सू लिजी की आंखों में जो उत्साह था वो धीरे धीरे फीका पड़ गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि केवल उसके दोस्तों ने ही उसके लिए लाइट जलाई है, इसलिए उन्होंने शायद दया के कारण ऐसा किया होगा। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। ठीक है, हमारी 4 दिव्य युवतियों ने बॉय नंबर 32 के लिए अपनी लाइट जलाई है। अब आगे बढ़ते हैं, लान मुजी ने घोषणा की। एक के बाद एक पुरुष शिष्य मंच के केंद्र में आए और सभी को अलग अलग परिणाम मिले। स्वाभाविक रूप से जिन पुरुष प्रतिभागियों के पास असाधारण रूप रंग और शक्ति थी, उनके पास एलिमिनेशन से बचने का ज्यादा मौका था। आखिरकार फिर से दूसरे आखिरी पुरुष प्रतिभागी की बारी आई और मॉन्स्टर एकेडमी के लॉन्ग यूए मंच पर आए। प्लीज बॉय नंबर 50 के लिए अपनी लाइट जलाएं, लान मुजी ने लॉन्ग यूए के विशाल शरीर को देखते हुए अर्थपूर्ण नजर से कहा। लेकिन एक भी लाइट नहीं जली। सभी महिला प्रतिभागी वहीं खड़ी रहीं, उनके चेहरे पर उदासीन भाव था। लॉन्ग यूए के सिर पर बाल नहीं थे, लेकिन वो बदसूरत नहीं था। वो एक विशाल पर्वत जैसे शरीर वाला व्यक्ति था और उसकी शक्ति भी उसके शरीर जितनी ही प्रभावशाली थी। सिर्फ 23 साल की उम्र में वो पहले ही 7 रिंग वाला सोल सेज बन गया था। ये पूरी तरह अभूतपूर्व तो नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से एक असाधारण उपलब्धि थी। कम से कम श्रेक एकेडमी के इनर कोर्ट में उसकी उम्र का कोई भी व्यक्ति उसके बराबर की साधना स्तर तक नहीं पहुंचा था। लेकिन इतनी असाधारण प्रतिभा होने के बावजूद एक भी महिला ने उसके लिए लाइट नहीं जलाई। तांग यिन मंग ने फिर याद दिलाया, मैं आप सबको फिर से याद दिला दूं, अगर किसी ने भी उसके लिए लाइट नहीं जलाई तो वो सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे और इस मैच मेकिंग कन्वेंशन में आगे भाग नहीं ले पाएंगे। कृपया सोच समझकर फैसला करें दिव्य युवतियों, क्योंकि आपका निर्णय तय करेगा कि वो यहाँ रहेगा या नहीं। लेकिन फिर भी कोई लाइट नहीं जली। कारण सिर्फ इतना था कि वो स्टार लो एम्पायर से आया हुआ एक एक्सचेंज स्टूडेंट था। असल में श्रेक एकेडमी संकीर्ण सोच वाली जगह नहीं थी, लेकिन तांग वुलिन की टीम और मॉन्स्टर एकेडमी की टीम के बीच हुई लड़ाई का वीडियो लगभग हर इनर कोर्ट छात्र ने देखा था। वो लड़ाई एक किंवदंती बन गई थी और उसी की वजह से तांग वुलिन और उसके दोस्त श्रेक्स 7 मॉन्स्टर्स कहलाए। उस लड़ाई में लॉन्ग यूए ने लगभग तांग वुलिन को मार ही दिया था, इसलिए सभी के दिलों में उसके लिए नकारात्मक भावना थी। तांग यिन मंग ने फिर कहा, साथ ही मैं कुछ लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि आपने अभी तक किसी के लिए भी लाइट नहीं जलाई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस सेगमेंट के अंत में आप भी एलिमिनेट हो जाएंगी, इसीलिए समझदारी से चुनाव करें। उसी समय अचानक एक लाइट जल उठी। लॉन्ग यूए की कसी हुई भौहें ढीली पड़ गईं और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जिस लाइट का वो इंतजार कर रहा था वो आखिरकार जल गई। सोल लाइट की चमक में 18 वर्षीय राजकुमारी दिखाई दी। राजसी शिक्षा ने उसे एक आदर्श कुलीन महिला जैसा व्यक्तित्व दे दिया था। वो पहले की तरह जिद्दी और शरारती नहीं लग रही थी, अब वो कहीं ज्यादा शालीन और राजसी दिख रही थी। उनकी नजरें मिली और डाई यून दाई ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। लॉन्ग यूए भी मुस्कुराया और उसी क्षण वो और भी सीधा खड़ा हो गया, जैसे कोई विशाल दैत्य अचानक जाग उठा हो। तो क्या हुआ अगर तुम सब मुझे ठुकरा दो? जब तक मेरी यूनदय मुझे चुनती है, मेरे लिए वही काफी है। ये देखकर लान मुजी ने सिर हिलाया। बॉय नंबर 50 को हमारी एक दिव्य युवती ने चुना है। अब हमारे अंतिम पुरुष प्रतिभागी की बारी है। मंच पर आने से पहले क्या आप अपना मास्क हटा देंगे? बॉय नंबर 51 कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे धीरे हाथ उठाकर अपना मास्क उतार दिया। उसके बाले काले बाल हवा में लहराने लगे और उसका क्लोक जमीन पर गिर गया। उसके अत्यंत सुंदर चेहरे को देखकर सबकी आंखें चमक उठी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो कमल के पत्ते पर खड़ा होकर हल्का सा झुका और बोला, काफी समय हो गया आप सबको देखे हुए। लान मुजी और तांग यिन मंग दोनों एक साथ ठिठक गए। उन्हें ये युवक कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन फिर भी उन्हें याद नहीं आया कि वो कौन है। उनकी यादों में इनर कोर्ट में ऐसा कोई नहीं था, लेकिन वो यहाँ खड़ा था, जिसका मतलब ये था कि वो निश्चित रूप से इनर कोर्ट का शिष्य था। तभी अचानक चारों ओर से आवाजें गूंज उठीं। तुम हो कैप्टन?
बॉस? आह! सी हॉक लेक के ऊपर पुरुष और महिला दोनों ओर से आश्चर्य की आवाजें गूंज उठीं। 3 महिला प्रतिभागी तो कमल के पत्तों से उछलकर खड़ी हो गईं। सू शाओयान उत्साह से चीख रही थीं, वू सिदौ स्तब्ध थीं और डाई यून दय ने ही राजकुमारी वाली शालीनता पूरी तरह भुला दी थी। तुम हो कहने वाली लॉन्ग युए थी और बॉस और कैप्टन कहने वाले थे शिएक शिए, युए जंग युई और सू लिजी। इनर कोर्ट की पुरानी पीढ़ी के शिष्य उसे अच्छी तरह नहीं जानते थे, लेकिन नई पीढ़ी के हर शिष्य को उसके बारे में पता था। वो एलिमिनेशन से बचने के लिए अपना मास्क हटाने पर मजबूर हुआ था। उसे पता था कि ऐसा करने से बड़ा हंगामा हो जाएगा, इसलिए उसने जितना हो सके उतनी देर तक इसे टालने की कोशिश की। तांग यिन मंग ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे क्षमा करें जूनियर शिष्य, लेकिन मैं आपके चेहरे को किसी नाम से नहीं जोड़ पा रही हूँ। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप कौन हैं? अत्यंत आकर्षक मुस्कान के साथ बॉय नंबर 51 ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, मेरा नाम तांग वुलिन है। हाँ, वही, आउटर कोर्ट के प्रसिद्ध जीनियस क्लास का अध्यक्ष, आउटर कोर्ट का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति और श्रेक्स 7 मॉन्स्टर्स का पूर्व कप्तान। वही व्यक्ति जिसने उन्हें स्टार लो एम्पायर की मॉन्स्टर एकेडमी के मॉन्स्टर 8 किंग्स के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व दिया था। तांग वुलिन। सौभाग्य से भले ही फंग वुयू उसे लगभग अपहरण करके ले गया था, लेकिन फिर भी वो समय पर सी हॉक लेक सेट फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन में पहुंच गया। क्योंकि वो अंतिम प्रतिभागी था, इसलिए उसे अंतिम नंबर मिला। वो वापस आ गया था। लॉन्ग युए तांग वुलिन को एक जटिल भाव के साथ देख रहा था। उसने नहीं सोचा था कि वो उससे ऐसे समय पर मिलेगा। अगर कोई एक व्यक्ति था जिसे वो इस समय सबसे कम देखना चाहता था, तो वो निश्चित रूप से तांग वुलिन ही था। कम से कम वो उसे इस सी गॉड फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। खासकर जब उसने दाई यूनैर की उत्साहित प्रतिक्रिया देखी तो उसके चेहरे का भाव और भी गहरा हो गया। तांग वुलिन ने लॉन्ग युए की ओर सिर हिलाया और अभिवादन करते हुए कहा, बहुत समय हो गया भाई लॉन्ग, मैंने नहीं सोचा था कि हम इन परिस्थितियों में फिर मिलेंगे। श्रेक अकेडमी में आपका स्वागत है। लॉन्ग युए ने केवल चुपचाप सिर हिलाकर उत्तर दिया। तांग वुलिन? तांग यिनमैंग ने धीरे से ये नाम दोहराया, फिर अचानक बोल उठी, तुम तांग वुलिन हो? इस क्षण जिन इनर कोर्ट शिष्यों ने उससे पहले कभी मुलाकात नहीं की थी, उन्हें भी अचानक याद आ गया कि वो कौन है। वो तांग वुलिन है। सभी की निगाहें एक साथ उसी पर टिक गई। बहुत से लोगों के लिए वो एक किंवदंती जैसा था। किसी आउटर कोर्ट शिष्य का गायब होकर बाद में इनर कोर्ट में शामिल होना पूरी तरह अभूतपूर्व था। इसके अलावा कॉन्टिनेंटल यंग एलीट्स टूर्नामेंट में श्रेक अकेडमी की टीम का नेतृत्व करते हुए जो वीडियो रिकॉर्डिंग उसने छोड़ी थी, वो एक दंतकथा बन चुकी थी। और अब ये दंतकथा उनके सामने खड़ी थी। 3 साल से अधिक समय बीतने के बाद वो वापस आया था और सीधे सी गॉड फेट मैचमेकिंग कन्वेंशन में प्रकट हुआ था। आज से पहले लोग उसके द्वारा दिखाए गए शक्तिशाली सामर्थ्य और उस अडिग जिद पर अधिक ध्यान देते थे, जिसकी वजह से उसने अपनी स्पष्ट रूप से कमज़ोर टीम को एक अजेय प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीत दिलाई थी। लेकिन इस समय उसकी शारीरिक बनावट ही सबकी नज़रों का केंद्र बन गई थी। वो बेहद हैंडसम था, लगभग हद से ज़्यादा। 3 साल पहले की तुलना में अब वो कहीं अधिक मैच्योर लग रहा था। उसके चौड़े कंधे, पतली एथलेटिक कमर और मजबूत मांसपेशियों वाली भुजाएं थीं। उसके काले बाल पीछे तक लटक रहे थे और उससे जीवन शक्ति और पौरुषत्व का गहरा आकर्षण झलक रहा था। उसने अपने सभी दोस्तों की ओर मुड़कर एक-एक करके सिर हिलाया। श्रेक के 7 मॉन्स्टर्स के सभी सदस्य, जो पहले से ही इनर कोर्ट में बेहद प्रभावशाली हस्तियां थीं, इस समय उत्साहित बच्चों की तरह दिख रहे थे। खासकर शिए शिए और शू शियाओयान, जो अपने भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते थे, ऐसे लग रहे थे मानो अभी उसके पास दौड़कर जाकर अपने दिल की सारी बातें कह देंगे। तभी लान मुज्जी ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, कृपया बॉय नंबर 51 यानी जूनियर डिसाइपल ब्रदर तांग वुलिन के लिए अपनी लाइट्स ऑन करें। उन्होंने ये कहते हुए अपनी हैरान प्रेमिका की ओर भी नजर डाली। तभी तांग यिनमैंग को होश आया और वो हंसते हुए बोली, वो बहुत हैंडसम है। अगर मैं 10 साल छोटी होती तो शायद मैं भी उसके लिए लाइट ऑन कर देती। तुम मुझे जलन महसूस करा रही हो, लान मुज्जी ने नाटकीय अंदाज में धीरे से कहा। इसके बाद तांग यिनमैंग ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। तुरंत ही उसके चेहरे का भाव जम गया। वो उसे स्तब्ध होकर देखने लगा और फिर उसकी आंखों में धीरे धीरे खुशी और उत्साह चमकने लगा। ओ माय गॉड, ये तो शानदार है। तुमने मुझे ये अभी तक क्यों नहीं बताया? यिनमैंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। उसने तांग यिनमैंग को अपनी बाहों में उठा लिया। महिला शिष्याएं अभी ये तय करने वाली थीं कि वो तांग वुलिन के लिए राइट ऑन करें या नहीं, लेकिन इस घटना से सब पूरी तरह भ्रमित हो गए। पूरा मैच मेकिंग कन्वेंशन अचानक रुक गया। ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तांग यिनमैंग ने धीरे से कहा। तभी लान मुज्जी को होश आया और उसने तुरंत उसे छोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखों में खुशी अब भी साफ झलक रही थी। इतने महत्वपूर्ण मैच मेकिंग कन्वेंशन में देरी के लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूं, लेकिन मुझे अभी आप सबको बताना होगा कि इस समय मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। अभी जब जूनियर ब्रदर ने अपना चेहरा दिखाया तो यिनमैंग ने कहा कि अगर वो 10 साल छोटी होती तो उसके लिए लाइट ऑन करती। मैंने तुरंत कहा कि मुझे जलन हो रही है। तब उसने मुझे बताया कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं इतना खुश हो गया कि खुद को रोक नहीं पाया। ये कहते हुए उसने अचानक तांग यिनमैंग की ओर मुड़कर उसकी गाल पर जोर से चुंबन ले लिया। तांग यिनमैंग का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया और उसने उसकी छाती पर हल्के मुक्के मारे, लेकिन दोनों के बीच का खुशहाल माहौल बेहद संक्रामक था। हाँ, जब लान मुज्जी ने कहा था कि उसे जनन हो रही है, तब यिनमैंग ने जवाब दिया था, मैं गर्भवती हूँ। यही वो बात थी जिसने अभी अभी ये सारा दृश्य पैदा किया था। ठीक है, स्वर्गीय कन्याओं, कृपया बॉय नंबर 51 के लिए अपनी लाइट ऑन करने का निर्णय ले, तांग यिनमैंग ने खुद को संभालते हुए कहा। सी गॉड पवेलियन के सभी बुजुर्ग देख रहे थे, इसलिए यह स्थिति काफी शर्मनाक थी। एक के बाद एक लाइट जलने लगी। सबके आश्चर्य की बात यह थी कि सबसे पहली लाइट उस लड़की ने जलाई जिसने अभी भी अपनी टोपी पहनी हुई थी, लड़की नंबर 18। अब तक 31 महिला प्रतिभागियों में से केवल 2 ने किसी के लिए भी लाइट ऑन नहीं की थी, नंबर 18 और नंबर 11। नंबर 11 कोई और नहीं थी बल्कि वू सिधुओ थी। लेकिन नंबर 18 कौन थी? लड़की नंबर 17 ने अब तक केवल एक बार लाइट ऑन की थी और वो शू लिजी के लिए थी। लेकिन इस समय लड़की नंबर 18 ने पहली बार किसी के लिए लाइट ऑन की और वो था तांग वुलिन। इसके तुरंत बाद नंबर 11 वू सिधुओ और नंबर 19 दाई यूनेर ने लगभग एक ही समय पर लाइट ऑन कर दी। इसके बाद तो जैसे लाइट्स की बारिश ही होने लगी। कुछ ही सांसों में 10 से अधिक लाइट्स जल गई। कुछ उम्रदराज महिला प्रतिभागियों और युआन एन येहुई, शू शियाओयान और ये शिंगलान को छोड़कर लगभग सभी ने तांग वुलिन के लिए लाइट ऑन कर दी। कुल 18 लाइट्स जली, जो युए जेंगयू की 16 लाइट्स से भी ज्यादा थीं। दिखावट के मामले में युए जेंगयू भी बेहद हैंडसम था और उसमें पवित्रता और गरिमा का आभास था, लेकिन तांग वुलिन के सामने वो फिर भी थोड़ा कम पड़ गया। दिखावट का अंतर तो पाटा नहीं जा सकता था और स्वभाव के मामले में भी फर्क था। युए जेंगयू किसी पवित्र प्रकाश की चमकती किरण जैसा था, जबकि तांग वुलिन की आभा जीवन शक्ति और रहस्य से भरी हुई थी। लान मुज्जी बोला, वाह, 18 लाइट्स, मैं अभी से। दोनों महिला और पुरुष प्रतिभागियों द्वारा किए गए चुनाव अपरिवर्तनीय थे, इसलिए उन्हें अपने निर्णय बहुत सोच समझकर लेने थे। ये चरण आमतौर पर तय करता था कि सम्मेलन के दौरान कितने जोड़े बनेंगे, और यही वो चरण भी था जिसमें सबसे अधिक प्रतिभागी बाहर हो जाते थे। सामान्यतः सी गॉड फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन के किसी भी संस्करण में 10 से अधिक जोड़े बनना बहुत दुर्लभ था। इस चरण में अक्सर ऐसा होता था कि लगभग 50% बचे हुए प्रतिभागी बाहर हो जाते थे। स्वाभाविक रूप से उनमें से अधिकांश पुरुष प्रतिभागी होते थे, जिन्हें उन महिलाओं द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता था जिन्हें उन्होंने चुना था। यदि एक ही पुरुष को एक से अधिक महिलाएं चुन लेती तो फिर एक प्रतियोगिता शुरू होती। लान मुजी के हाथ में एक बेलनाकार बांस का डिब्बा दिखाई दिया और उन्होंने तांग यिनमैंग से कहा, यिनमैंग, तुम नंबर निकालो, देखते हैं हमारा पहला पुरुष प्रतिभागी कौन होगा। कृपया ध्यान रखें कि आपको अपना परिचय और प्रेम प्रस्ताव देने के लिए केवल 1 मिनट मिलेगा, इसलिए वही बातें कहीं जो आपको सबसे महत्वपूर्ण लगती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण याद दिलाना है, क्योंकि कभी-कभी अपने विकल्प खुले रखने के बजाय किसी एक महिला से सीधे अपने प्रेम का इजहार करना बेहतर होता है। ऐसे चरण में अपने सारे दाम एक ही जगह लगाना एक समझदारी भरा निर्णय हो सकता है। जब लान मुजी बोल रहे थे, उसी समय तांग यिनमैंग पहले ही बांस की नली से एक नंबर निकाल चुकी थी। पहला पुरुष प्रतिभागी जो अपना परिचय देगा वो है लड़का नंबर 32। कृपया मंच पर आएं। कमल के पत्ते अलग हो गए और पीछे की पंक्ति में खड़ा लड़का नंबर 32 दिखाई दिया। उसके पैरों के नीचे का कमल का पत्ता धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसे पुरुष शिष्यों के समूह के सामने ले आया। कमल के पत्ते पर खड़ा वो व्यक्ति थोड़ा डगमगाया और लगभग पानी में गिर ही पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि शू लिजी था।
इस समय उसके चेहरे पर घबराहट और खालीपन का अजीब मिश्रण था और वो बेचैनी से अपने हाथ मरोड़ रहा था। तांग वुलिन की वापसी देखने के बाद वो अपने सभी दोस्तों की तरह बहुत उत्साहित था, लेकिन इस समय उसका मन बेहद खराब था। उसने साफ देखा था कि ये शिंगलान, युआन एन ये हुई और शू शियायान तीनों ने तांग वुलिन के लिए अपनी लाइट चालू नहीं की थी, लेकिन उसके लिए कर दी थी। इसका मतलब था कि उसका शुरुआती अनुमान सही था। उन्होंने उसके लिए लाइट केवल दया के कारण जलाई थी। वो इस बात को लेकर भी उलझन में था कि लड़की नंबर 17 ने तांग वुलिन के लिए अपनी लाइट क्यों नहीं जलाई, लेकिन इस समय वो इतना निराश था कि इस बारे में सोचने की स्थिति में नहीं था। उसके चेहरे पर आत्मव्यंग्य भरी मुस्कान उभरी, फिर धीरे धीरे उसका भाव सामान्य हो गया। लान मुजी ने घोषणा की, ठीक है जूनियर डिसाइपल ब्रदर, अब तुम्हारे आत्मपरिचय का समय शुरू होता है। शू लिजी ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, मेरा नाम शू लिजी है। मैं एक फूड टाइप सोल मास्टर हूँ और मुझे हर तरह का खाना पसंद है। मेरा मार्शल सोल एक स्टीम्ड बन है, इसलिए मैं खुद भी स्टीम्ड बन जैसा दिखने लगा हूँ। मुझे यकीन है कि किसी को भी मेरे जैसा मोटा इंसान पसंद नहीं आएगा, लेकिन जैसा सीनियर डिसाइपल ब्रदर लान ने कहा, मैं यहाँ आ ही गया हूँ, तो शायद अगर मैं अपना सब कुछ एक ही दांव पर लगा दूँ तो कोई मौका मिल जाए। इसलिए कृपया मुझे वो कहने दें जो मैं कहना चाहता हूँ। मैंने बहुत छोटी उम्र में ही अपने सपनों की लड़की से मुलाकात की थी। तब से मैं उसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं खाने से करता हूँ। मैं एक फूड टाइप सोल मास्टर हूँ, इसलिए मेरे सहपाठी अक्सर मुझे तंग करते थे, लेकिन वो हमेशा मेरे लिए खड़ी हो जाती थी और मेरी रक्षा करती थी। वो मेरी रक्षक देवदूत जैसी है और मैं हर दिन उसे श्रद्धा भरी नज़रों से देखता था। आज मैं जो भी हूँ केवल इसलिए क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ रही और मेरी मदद करती रही। यहाँ तक आते आते युए जेंग यू, शिए शिए और तांग वुलिन के चेहरों पर आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था वो किसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ तक कि उसके सबसे करीबी दोस्तों को भी पहले ये नहीं पता था कि शू लिजी उसके लिए ऐसी भावनाएं रखता है, लेकिन अब अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। शू लिजी अब थोड़ा शांत हो गया था और उसकी आवाज़ पहले से अधिक स्थिर हो गई थी। समय बीतता गया और हम हर दिन साथ साथ बड़े होते गए। वो सभी सोल मास्टर्स की चोटी तक पहुंचने के लिए बेहद दृढ़ संकल्पित है और मैंने हर दिन उसकी उस यात्रा को देखा है। जब मैं छोटा था मैं उसे हमेशा एक बड़ी बहन और अपने रक्षक देवदूत जैसे देखता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अब खाना नहीं रही, वो बन गई है। वो एक पल के लिए रुका, फिर गंभीर स्वर में बोला, अगर इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए मैं वजन कम करना चाहूँगा तो वो वही है। ये सुनकर सभी महिला प्रतिभागियों के चेहरे पर हल्का बदलाव आ गया। ये बहुत साधारण सा प्रेम प्रस्ताव था, लेकिन एक फूड टाइप सोल मास्टर से जिसका वजन 100 किलो से भी अधिक था, इसका अर्थ बेहद गहरा था। शू लिजी फिर कुछ पल के लिए रुका, लान मुजी समय देखने लगे और जैसे ही वो घोषणा करने वाले थे कि समय समाप्त हो गया है, तभी तांग यिनमेंग ने अचानक उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मुड़कर देखा, तांग यिनमेंग की आंखों में आंसू चमक रहे थे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद शू लिजी ने आह भरी, मुझे पता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, ये बात मैं शुरू से जानता था। बचपन में मुझे लगता था कि शायद मैं उसे इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे माँ का प्यार नहीं मिला था, लेकिन समय के साथ मुझे समझ आया कि ये माँ के प्यार की कमी नहीं है। अब मैं 10,000% यकीन से कह सकता हूँ कि मैं उससे उसी तरह प्यार करता हूँ जैसे एक पुरुष किसी महिला से करता है। मैं उससे सच्चे और शुद्ध दिल से प्यार करता हूँ। वो इतनी सुंदर है और मैं इतना मोटा, लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं हर पल उसके साथ रहता हूँ। वो जहाँ भी होती है मैं वहीं होता हूँ। यहाँ अभी शायद यही वो जगह है जहाँ मुझे इतना साहस मिला है कि मैं अपने दिल की सारी बातें कह सकूं। आप नहीं जानते इसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए, क्योंकि अगर मैंने ये कहा तो हो सकता है कि वो मुझसे कभी बात न करे, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी दिन मौत के बिस्तर पर लेटे लेटे मुझे यही सबसे बड़ा पछतावा हो कि मैंने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा इजहार सफल होगा या नहीं। दोनों महिला और पुरुष प्रतिभागियों द्वारा किए गए चुनाव अपरिवर्तनीय थे, इसलिए उन्हें अपने निर्णय बहुत सोच समझ कर लेने थे। ये चरण आमतौर पर तय करता था कि सम्मेलन के दौरान कितने जोड़े बनेंगे, और यही वो चरण भी था जिसमें सबसे अधिक प्रतिभागी बाहर हो जाते थे। सामान्यतः सी गॉड फैट मैच मेकिंग कन्वेंशन के किसी भी संस्करण में 10 से अधिक जोड़े बनना बहुत दुर्लभ था। इस चरण में अक्सर ऐसा होता था कि लगभग 50% बचे हुए प्रतिभागी बाहर हो जाते थे। स्वाभाविक रूप से उनमें से अधिकांश पुरुष प्रतिभागी होते थे, जिन्हें उन महिलाओं द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता था जिन्होंने उन्हें चुना था।
यदि एक ही पुरुष को एक से अधिक महिलाएं चुन लेती तो फिर एक प्रतियोगिता शुरू होती। लान मुजी के हाथ में एक बेलनाकार बांस का डिब्बा दिखाई दिया और उन्होंने तांग यिनमेंग से कहा, यिनमेंग, तुम नंबर निकालो, देखते हैं हमारा पहला पुरुष प्रतिभागी कौन होगा। कृपया ध्यान रखें कि आपको अपना परिचय और प्रेम प्रस्ताव देने के लिए केवल 1 मिनट मिलेगा, इसलिए वही बातें कहें जो आपको सबसे महत्वपूर्ण लगती हैं। ये एक महत्वपूर्ण याद दिलाना है, क्योंकि कभी-कभी अपने विकल्प खुले रखने के लिए सामान्य परिचय देने के बजाय किसी एक महिला से सीधे अपने प्रेम का इजहार करना बेहतर होता है। ऐसे चरण में अपने सारे दाव एक ही जगह लगाना एक समझदारी भरा निर्णय हो सकता है। जब लान मुजी बोल रहे थे, उसी समय तांग यिनमेंग पहले ही बांस की नली से एक नंबर निकाल चुकी थी। पहला पुरुष प्रतिभागी जो अपना परिचय देगा वो है लड़का नंबर 32। कृपया मंच पर आएं। कमल के पत्ते अलग हो गए और पीछे की पंक्ति में खड़ा लड़का नंबर 32 दिखाई दिया। उसके पैरों के नीचे का कमल का पत्ता धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसे पुरुष शिष्यों के समूह के सामने ले आया। कमल के पत्ते पर खड़ा वो व्यक्ति थोड़ा डगमगाया और लगभग पानी में गिर ही पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि शू लिजी था। इस समय उसके चेहरे पर घबराहट और खालीपन का अजीब मिश्रण था और वो बेचैनी से अपने हाथ मरोड़ रहा था। तांग बुलिन की वापसी देखने के बाद वो अपने सभी दोस्तों की तरह बहुत उत्साहित था, लेकिन इस समय उसका मन बेहद खराब था। उसने साफ देखा था कि ये शिंगलान, युआन एन ये हुई और शू शियायान तीनों ने तांग बुलिन के लिए अपनी लाइट चालू नहीं की थी, लेकिन उसके लिए कर दी थी। इसका मतलब था कि उसका शुरुआती अनुमान सही था। उन्होंने उसके लिए लाइट केवल दया के कारण जलाई थी। वो इस बात को लेकर भी उलझन में था कि लड़की नंबर 17 ने तांग बुलिन के लिए अपनी लाइट क्यों नहीं जलाई, लेकिन इस समय वो इतना निराश था कि इस बारे में सोचने की स्थिति में नहीं था। उसके चेहरे पर आत्मव्यंग भरी मुस्कान उभरी, फिर धीरे धीरे उसका भाव सामान्य हो गया। लान मुजी ने घोषणा की, ठीक है जूनियर डिसाइपल ब्रदर, अब तुम्हारे आत्मपरिचय का समय शुरू होता है। शू लिजी ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, मेरा नाम शू लिजी है, मैं एक फूड टाइप सोल मास्टर हूँ और मुझे हर तरह का खाना पसंद है। मेरा मार्शल सोल एक स्टीम्ड बन है, इसलिए मैं खुद भी स्टीम्ड बन जैसा दिखने लगा हूँ। मुझे यकीन है कि किसी को भी मेरे जैसा मोटा इंसान पसंद नहीं आएगा, लेकिन जैसा सीनियर डिसाइपल ब्रदर ने कहा, मैं यहाँ आ ही गया हूँ, तो शायद अगर मैं अपना सब कुछ एक ही दाव पर लगा दूँ तो कोई मौका मिल जाए। इसलिए कृपया मुझे वो कहने दें जो मैं कहना चाहता हूँ। मैंने बहुत छोटी उम्र में ही अपने सपनों की लड़की से मुलाकात की थी। तब से मैं उसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं खाने से करता हूँ। मैं एक फूड टाइप सोल मास्टर हूँ, इसलिए मेरे सहपाठी अक्सर मुझे तंग करते थे, लेकिन वो हमेशा मेरे लिए खड़ी हो जाती थी और मेरी रक्षा करती थी। वो मेरी रक्षक देवदूत जैसी है और मैं हर दिन उसे श्रद्धा भरी नज़रों से देखता था। आज मैं जो भी हूँ केवल इसलिए क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ रही और मेरी मदद करती रही। यहाँ तक आते आते युए जेंग्यू, शिए शिए और तांग वुलन के चेहरों पर सपोर्ट का भाव दिखाई देने लगा था। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो किसके बारे में बात कर रहा था। यहाँ तक कि उसके सबसे करीबी दोस्तों को भी पहले ये नहीं पता था कि शू लिजी उसके लिए ऐसी भावनाएं रखता है, लेकिन अब अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। शू लिजी अब थोड़ा शांत हो गया था और उसकी आवाज़ पहले से अधिक स्थिर हो गई थी। समय बीतता गया और हम हर दिन साथ साथ बड़े होते गए। वो सभी सोल मास्टर्स की चोटी तक पहुंचने के लिए बेहद दृढ़ निश्चयी है और मैंने हर दिन उसकी उस यात्रा को देखा है। जब मैं छोटा था, मैं उसे हमेशा एक बड़ी बहन और अपने रक्षक देवदूत जैसे देखता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अब खाना नहीं रही, वो बन गई है। वो एक पल के लिए रुका और फिर गंभीर स्वर में बोला, अगर इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए मैं वज़न कम करना चाहूँगा तो वो वही है। ये सुनकर सभी महिला प्रतिभागियों के चेहरे पर हल्का परिवर्तन आ गया। ये बहुत साधारण सा प्रेम प्रस्ताव था, लेकिन एक फूड टाइप सोल मास्टर से जिसका वज़न 100 किलो से भी अधिक था, इसका अर्थ बेहद गहरा था। शू लिजी फिर कुछ पल के लिए रुका। लान मुजी समय देखने लगे और जैसे ही वो घोषणा करने वाले थे कि समय समाप्त हो गया है, तभी तांग यिनमेंग ने अचानक उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मुड़कर देखा। तांग यिनमेंग की आंखों में आंसू चमक रहे थे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद शू लिजी ने आह भरी, मुझे पता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, ये बात मैं शुरू से जानता था। बचपन में मुझे लगता था कि शायद मैं उसे इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे माँ का प्यार नहीं मिला था, लेकिन समय के साथ मुझे समझ आया कि ये माँ के प्यार की कमी नहीं है। अब मैं 10,000% यकीन से कह सकता हूँ कि मैं उसे उसी तरह प्यार करता हूँ जैसे एक पुरुष किसी महिला से करता है। मैं उससे सच्चे और शुद्ध दिल से प्यार करता हूँ।
वो इतनी सुंदर है और मैं इतना मोटा, लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं हर पल उसके साथ रहता हूँ। वो जहाँ भी होती है मैं वहीं होता हूँ। यहाँ अभी शायद यही वो जगह है जहाँ मुझे इतना साहस मिला है कि मैं अपने दिल की सारी बातें कह सकूं। आप नहीं जानते कि इसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए, क्योंकि अगर मैंने ये कहा तो संभव है कि वो मुझसे कभी बात ही ना करे। लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी दिन मौत के बिस्तर पर लेटे लेटे मुझे यही सबसे बड़ा पछतावा हो कि मैंने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा इजहार सफल होगा या नहीं। तांग वुलिन ने धीमी आवाज में कहा, जब मैं छोटा था तब मुझे पता चला कि मेरा मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास जैसा बेकार था। मेरा पहला सोल स्पिरिट भी स्पिरिट पगोड़ा के असफल प्रयोगों में से एक दोषपूर्ण नमूना था। अगर मैंने उसी समय हार मान ली होती तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। अगर तुम्हारे अंदर उसके लिए अपना वजन कम करने का साहस है तो फिर उसके जवाब को सुनने का साहस क्यों नहीं है? मुझ पर भरोसा करो और यहीं रुको। हम किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन हमें चमत्कार को होने का मौका तो देना ही होगा। शूलिजी ने सिर झुका लिया और आखिरकार सिर हिलाया। उसने अपनी सोल पावर को नियंत्रित करते हुए अपने शरीर को कमल के पत्ते पर स्थिर किया, लेकिन अब उसमें सामने खड़ी महिला शिष्यों की पंक्ति की ओर देखने का साहस नहीं था। तांग यिन मेंग ने अपने चेहरे से आंसू पोंछते हुए कहा, वो सही कह रहा है, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। जब तक तुम्हें परिणाम ना मिल जाए तब तक मत जाओ, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। तुम एक अच्छे इंसान हो और मोटा होना तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे नहीं लगा था कि आज रात की पहली ही स्वीकारोक्ति मुझे इतना भावुक कर देगी। कमल का पत्ता धीरे धीरे तीसरी पंक्ति में लौट आया और अब हर कोई शूलिजी को नई नज़र से देख रहा था। खुद शूलिजी भी अपने तीव्र भावनात्मक विस्फोट से कुछ हद तक संभल चुका था। वो बस सिर झुकाए वहीं खड़ा रहा। बहुत बढ़िया लिजी, शिए शिए ने दिल से अंगूठा दिखाते हुए कहा। युए झेंग्यू भी बोला, हम तुम्हारे साथ हैं, इसलिए खुद पर भरोसा रखो। तांग वुलिन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो उस लड़की को ध्यान से देख रहा था जिसके सामने शूलिजी ने अपने दिल की बात कही थी। वो बहुत शांत थी। वो अपने कमल के पत्ते पर खड़ी थी और उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था। बाकी लड़कियां जिन्हें सच्चाई का अंदाजा हो चुका था भी उसी की ओर देख रही थीं, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लान मुज्जी ने कहा, लड़का नंबर 32, कृपया बाद में मुझे वो नंबर बताइएगा जिसे आपने चुना है। और जिन लड़कियों को लड़का नंबर 32 में रुचि है, उन्हें भी याद रखना होगा कि इस चरण में आप केवल एक ही व्यक्ति को चुन सकती हैं। यिनमेंग, चलिए आगे बढ़ते हैं। झील के किनारे खड़े बाहरी कोट के सभी शिष्य अचानक जोर जोर से जयकारा करने लगे। वो सब शूलिजी को प्रोत्साहित करने के लिए चिल्ला रहे थे। खासकर प्रथम वर्ष की कक्षा 1 के छात्र पूरे जोर से चिल्ला रहे थे। इस दुनिया में हर कोई सुंदर नहीं होता और न ही हर कोई समृद्ध परिवार में जन्म लेता है। उन असाधारण लोगों की तुलना में साधारण लोग कहीं ज्यादा होते हैं, लेकिन उन्हें भी प्रेम और खुशी पाने का अधिकार है। इसलिए शूलिजी के शब्दों ने कई लोगों के दिलों को छू लिया और उन्हें प्रेरित किया। लाइट डार्क डॉलुआ लॉन्ग येवे ने नाव पर बैठी बैठी हल्की सी आह भरी। मुझे लगा था कि अब मेरे जीवन के बचे हुए दिनों में कोई भी चीज़ मुझे प्रभावित नहीं कर पाएगी, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि इस छोटे से मोटे लड़के ने मुझे सच में छू लिया है। सच्ची भावनाओं की अभिव्यक्ति हमेशा सबसे अधिक स्पर्श करने वाली होती है। मैंने फैसला किया है कि मैं एक अंतिम शिष्य लूंगी। कोई उसे मुझसे छीनने की कोशिश तो नहीं करेगा ना? अहम। नाव पर बैठे कुछ लोगों ने अचानक गला खंखार लिया। ये साफ था कि उनके मन में भी वही विचार था। एटलस डॉलुआ युन मिंग ने आश्चर्य से लॉन्ग येउए की ओर देखा। अगर आप एक अंतिम शिष्य लेने के लिए तैयार हैं तो ये पूरे श्रेक अकादमी के लिए शानदार बात होगी, इसलिए निश्चित रूप से कोई उसे आपसे नहीं छीनेगा सिस्टर येउए। वो छोटा लड़का सच में बहुत भाग्यशाली है। युनमिंग सचमुच बहुत खुश था। जब से लॉन्ग येउए के पति, जो सी गॉड्स पवेलियन के पूर्व मास्टर थे, का निधन हो गया था, तब से वो हमेशा निराशा की स्थिति में रहती थी और किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करती थी। यहाँ तक कि लान मुज्जी और तांग यिन मेंग भी केवल नाममात्र के शिष्य थे। एक अंतिम शिष्य होना पूरी तरह अलग बात थी। केवल प्रत्यक्ष शिष्य ही किसी का अंतिम शिष्य बन सकता था और वही शिष्य गुरु का सबसे प्रिय होता था। लॉन्ग येउए का शूलिजी को अंतिम शिष्य बनाना ये दर्शाता था कि वो उसे पूरी शक्ति से प्रशिक्षित करेंगी। उनके जैसे उच्च साधना स्तर वाले लोग चाहें तो अपनी जीवन शक्ति को नियंत्रित करके अपनी आयु बढ़ा सकते थे। इसीलिए युनमिंग इतना प्रसन्न था। लाइट डार्क डॉलुआ लॉन्ग येउए उनकी वरिष्ठता थी, लेकिन उससे भी बढ़कर वो श्रेक अकादमी की संरक्षक देवी के समान थीं। वो अकादमी की स्थिरता का आधार थीं। भले ही डॉलुआ महाद्वीप पर बहुत कम लोग अब उन्हें जानते हों, लेकिन महाद्वीप के सभी शक्तिशाली सोल मास्टर्स जानते थे
कि वो अभी भी जीवित हैं। स्पिरिट पगोड़ा उनसे बेहद घृणा करता था, लेकिन उसी के कारण वे श्रेक अकादमी के प्रति किसी भी प्रकार का अनादर करने की हिम्मत नहीं करते थे। शक्ति के मामले में युनमिंग उनसे आगे निकल चुके थे, लेकिन स्पिरिट पगोड़ा के लिए वो उनसे कहीं ज्यादा भयावह थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो उनकी माँ के समान थी, इसलिए वो चाहते थे कि वो जितना संभव हो उतने लंबे समय तक जीवित रहें। लॉन्ग येउए के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आखिरकार मेरे पास करने के लिए कुछ दिलचस्प काम आ गया है। इसी बीच दूसरा पुरुष प्रतिभागी अपना भाषण समाप्त कर चुका था। उसने अपना संक्षिप्त परिचय दिया, फिर अपना मार्शल सोल और सोल रिंग्स दिखाई। साफ था कि उसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं था। अंत में उसने अपनी भावनाओं के बारे में सामान्य सा निष्कर्ष दिया। नंबर 50। तीसरे पुरुष प्रतिभागी के रूप में चुना गया व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि लॉन्ग युए था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका नंबर इतनी जल्दी आ जाएगा। वो एक पल के लिए ठिठक गया और अनालास तांग वुलिन की ओर देखा, लेकिन तांग वुलिन उसकी ओर नहीं देख रहा था। वो सामने खड़ी महिला पंक्ति में किसी को ध्यान से देख रहा था। लॉन्ग युए के पैरों के नीचे का कमल का पत्ता धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसे समूह के सामने ले आया। उसने सामने देखा और उसकी नज़र डाई यूएनआर पर टिक गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता है कि यहाँ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता और मुझे इसका कारण भी पता है। मैं श्रेक अकेडमी से नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ आप सबसे सीखने आया हूँ। स्टारलो साम्राज्य भी इसी महाद्वीप का हिस्सा है और चाहे मुझे स्वीकार करना अच्छा ना लगे, हमें वास्तव में बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन मैं भी एक सोल मास्टर हूँ, ठीक है? श्रेक एकेडमी वास्तव में कोई साधारण एकेडमी नहीं थी। वो तो एक पूरा शहर था, जो यहाँ तक कि स्टार लुओ सिटी से भी कई गुना बड़ा था। इस एकेडमी में लगभग सभी इनर कोर्ट के शिष्य तथाकथित मॉन्स्टर 8 किंग्स के बराबर थे, और उसने अभी तक यहाँ के सबसे शक्तिशाली लोगों से मुलाकात भी नहीं की थी। दूर उस नाव से एक अथाह गहरे गर्त जैसी आभा निकल रही थी, और उसने मॉन्स्टर एकेडमी की किसी भी शिक्षक से इतनी भयावह शक्ति कभी महसूस नहीं की थी। लानमुजी मुस्कुराए और बोले, श्रेक एकेडमी में आपका स्वागत है। हम एक ऐसी एकेडमी है जो सभी को स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको उसे अपने प्रयासों से हासिल करना होगा। ये हम सभी पर लागू होता है। मैं आशा करता हूं कि श्रेक एकेडमी में अपने समय के दौरान आप वो पा सकेंगे जिसकी आपको तलाश है। धन्यवाद। लॉन्ग युए ने लानमुजी की ओर सिर हिलाकर कहा, और उसके पैरों के नीचे की कमलपत्ती अपनी मूल जगह पर लौट गई। तीसरा चरण स्पष्ट रूप से पहले 2 चरणों से कहीं अधिक समय तक चला। जब तक पुरुष प्रतिभागी समय सीमा से बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ते थे, लानमुजी और तांग यिनमेंग उन्हें अपनी आत्मपरिचय की बातें बीच में रोकने के लिए इच्छुक नहीं थे। सीधे शब्दों में कहें तो ये चरण यदि मोरों के जोड़ी बनाने के समारोह में आयोजित किया गया होता, तो ये वो आदर्श अवसर होता जब नर मोर अपने सुंदर पंखों को फैलाकर दिखाते, और ठीक यही काम अधिकांश पुरुष प्रतिभागी कर रहे थे। आखिरकार ट्यूब से युए ज़ेंगयू का नंबर निकाला गया। उसके पैरों के नीचे की कमलपत्ती आगे तैरती हुई उसे समूह के सामने ले आई। युए ज़ेंगयू मुस्कुराया, और उस क्षण ऐसा लगा मानो रोशनी के बीच वो और भी अधिक चमकदार हो गया हो। उसने सामने खड़ी महिला प्रतिभागियों की पंक्ति में एक विशेष व्यक्ति की ओर देखा। मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। वास्तव में पहले से ही एक ऐसी लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ, और मैं उसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ। हम कई वर्षों से साथ हैं, लेकिन हमारा अधिकांश समय साधना में बीता, इसलिए मुझे पहले कभी अपने दिल की बात कहने का मौका नहीं मिला। मुझे लगता है कि मुझे अपने बारे में ज्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मैं होली एंजल कबीले से आता हूँ। मेरे पास पवित्र रक्त रेखा है। मैं एक 5 रिंग सोल किंग हूँ, और साथ ही एक 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर भी हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ और तुम्हें खुश रख सकता हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें दूंगा। मैं अपनी पूरी शक्ति से तुम्हारी और तुम्हारे कबीले की सहायता करूंगा। मुझे पता है कि पिछले कुछ वर्षों से तुम भी मेरे भावनाओं को महसूस करती रही हो, है ना? हमेशा कहा जाता है कि ये सम्मेलन अपने प्यार का इजहार करने का सबसे उपयुक्त स्थान है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी भविष्य की दुल्हन बनोगी, और मैं अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा करूँगा। हम कुछ बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सीनियर डिसाइपल ब्रदर लान और सीनियर डिसाइपल सिस्टर तांग। तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। युए ज़ेंगयू के शरीर से प्रकाश फैल गया और उसके पीछे एक जोड़ी निर्मल सफ़ेद पंख फैल गए। उसके शानदार सफ़ेद सूट के साथ मिलकर ये दृश्य उसे और भी अधिक शाही और आकर्षक बना रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी चमक ने पूरे सी गॉड लेक को भर दिया हो।
शू शियाओयान अपनी कमलपत्ती पर खड़ी उसे खाली नजरों से देख रही थी। शुरू में उसके सुंदर चेहरे पर खुशी झलक रही थी, लेकिन जैसे जैसे युए जेंग्यू बोलता गया, उसकी खुशी धीरे धीरे गायब हो गई और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। युए जेंग्यू ने पंख फड़फड़ाए और कमलपत्ती के ऊपर हवा में उड़ गया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ और समय बर्बाद करने की जरूरत है। शियाओयान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या हम यहाँ से साथ चल सकते हैं? वो मुस्कुराया और सुनहरी रोशनी की एक लकीर बनते हुए शू शियाओयान की ओर उड़ गया, अपने हाथ फैलाते हुए। किनारे पर खड़ी अनगिनत महिला बाहरी कोट छात्राएं चिल्लाने लगी। उनमें से कुछ तो उसे एंजेलिक प्रिंस कहकर पुकार रही थी, एक ऐसा उपनाम जो युए जेंग्यू पर पूरी तरह जचता था। वो एक समृद्ध परिवार से था, शक्तिशाली था और उतना ही सुंदर भी। कई लोगों की नज़रों में वो लगभग एक परफेक्ट आदमी था। ये देखकर लानमुजी की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। युए जेंग्यू जो कर रहा था वो स्पष्ट रूप से सी गॉड फेट समारोह के नियमों के खिलाफ था, लेकिन यदि दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते थे तो उन्हें रोकने का कोई कारण भी नहीं था। शियाओयान? युए जेंग्यू ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि शू शियाओयान उसकी उम्मीद के अनुसार उसकी बाहों में नहीं आई थी। शू शियाओयान ने सिर झुका लिया था और धीरे से बोली, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब युए जेंग्यू सच में चिंतित हो गया। क्या हुआ शियाओयान? अचानक शू शियाओयान ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे और उनमें निराशा साफ झलक रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे माफ करना जेंग्यू, लेकिन मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती। जब तुम ऐसे होते हो तो मुझे तुम पसंद नहीं आते। असल में अभी जो तुमने कहा उससे मुझे सच में घृणा आ रही है। मुझे माफ करना। उसकी आवाज़ खत्म होते ही उसके शरीर से तारों जैसी चमक का एक गोला फूट पड़ा। वो हवा में तेजी से उड़ गई, पीछे चमकती तारों की लकीर छोड़ते हुए। पलक झपकते ही वो किनारे पर उतर गई और जितनी तेज दौड़ सकती थी दौड़कर वहां से चली गई। ये अचानक हुआ घटनाक्रम वहां मौजूद हर व्यक्ति को स्तब्ध कर गया, और शुरुआत में सबसे अधिक ध्यान युए जेंग्यू ने आकर्षित किया था। और अगर तांग वुलिन ने अपना मुखौटा नहीं उतारा होता तो कोई भी उसकी चमक को पीछे नहीं छोड़ पाता। यहाँ तक कि युए जेंग्यू खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसकी सार्वजनिक प्रेम स्वीकृति पर शू शियाओयान ने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दी, खासकर तब जब वहां मौजूद सारी महिलाएं उसमें रुचि रखती थीं। क्या उसे इस बात पर गर्व नहीं होना चाहिए था कि उसने सबके बीच उसे चुना? युए जेंग्यू वहीं जड़ होकर रह गया। अपने पूरे जीवन में उसने इतना अपमानित और असहज महसूस नहीं किया था। उसने सोचा था कि ये एक परफेक्ट प्रेम स्वीकृति होगी जो एक सुंदर रिश्ते की शुरुआत बनेगी, लेकिन किसे पता था कि इसका अंत इतना हास्यास्पद होगा। वो तो सम्मेलन में आने से पहले शू शियाओयान से मिल भी चुका था और उसे बता भी चुका था। शिए अभी भी उस दिशा में देख रहा था जिस ओर युए झेंग्यू चला गया था, और उसकी भावनाएं पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुकी थीं। शूली जी के दिल से निकले इकरार ने उसे साहस तो दिया था, लेकिन युए झेंग्यू की असफलता ने उसे बहुत बेचैन कर दिया। वो हमेशा से जानता था कि युए झेंग्यू और शू शियाओयान लगभग एक जोड़े की तरह हैं, यहाँ आने से पहले भी। तो फिर उसने अचानक उससे मुंह क्यों मोड़ लिया? अगर युए झेंग्यू भी असफल हो गया तो उसके पास क्या मौका था? लड़का नंबर 16, अगर तुम अभी आगे नहीं आते हो तो हम इसे तुम्हारे हार मानने का संकेत मानेंगे, लानमुजी ने याद दिलाया। शिए, अचानक तांग मुलिन की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। तभी वो अचानक होश में आया। हूँ, क्या आप मुझे बुला रहे थे? लानमुजी ने उसकी ओर बेबस भाव से देखा। अगर तुम नंबर 16 हो तो हाँ, मैं तुम्हें ही बुला रहा था। अब तुम्हारी बारी है। शिए को ये देखकर काफी आश्चर्य हुआ कि उसका नंबर युए झेंग्यू के तुरंत बाद आया। जैसे ही उसका कमल पत्ता आगे बढ़ने लगा, उसकी भावनाएं इतनी उथल-पुथल में थीं कि उसका शरीर डगमगा गया और उसने जल्दी से खुद को संभाला। इस समय वो अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता था, जो सामान्य से कई गुना तेज थी। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। उसने इस पल के लिए बहुत तैयारी की थी, लेकिन जब सच में सबके सामने इजहार करने का समय आया तो वो फिर भी घबराहट से भर गया। क्या करूं? अगर उसने मुझे ठुकरा दिया तो? अब तुम शुरू कर सकते हो, लानमुजी ने कहा। जो होगा देखा जाएगा। शिए ने गहरी सांस ली। उसने अपना सोल पावर घुमाया, तब जाके उसका चेहरा थोड़ा सामान्य हुआ। उसने दृढ़ता से सिर उठाकर महिला प्रतिभागियों की पंक्ति की ओर देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस चेहरे पर पड़ी जो वो ढूंढ रहा था, उसका सारा साहस तुरंत खत्म हो गया। मैं इसके आगे वो कुछ भी नहीं कह पाया। इस चरण में ऐसा पहली बार था। तांग येन मेंग मुस्कुराई और बोली, इतना घबराओ मत जूनियर भाई, एक परिचय देना तो उस अंतिम परीक्षा से ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकता जो तुमने दी थी। शिए ने कड़वी मुस्कान से कहा।
शायद मेरे लिए ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ज़ेंग्यू की तरह मुझे भी कोई पसंद है, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यशाली हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैं पसंद करता हूँ उसने शायद कभी मेरी भावनाओं का जवाब नहीं दिया। लान मुजी ने कहा, जूनियर भाई, अगर मुझे सही याद है तो तुम श्रेक के 7 मॉन्स्टर्स के सदस्य हो। क्या श्रेक के 7 मॉन्स्टर्स के सभी दिल का कांच के बने होते हैं? बिल्कुल नहीं, शिए ने जोर से विरोध किया। मेरा नाम नर्वस नहीं है, शिए अचानक बोल पड़ा। पूरा सी गॉड्स लेक ठहाकों से गूंज उठा। यहाँ तक कि नाव पर बैठे सी गॉड्स पवेलियन के बुजुर्ग भी हंस पड़े। शिए ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। उसे लगा कि काश वो झील में कूद जाए। ये बहुत शर्मनाक था। तभी तांग वुलिन की आवाज़ उसके कानों में फिर गूंजी। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ और दिल की बात कहो। लिझी कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? परिणाम के बारे में मत सोचो, बस वर्तमान में रहकर जो कहना है कह दो। शिए थोड़ा शांत हो गया। अचानक तांग वुलिन ने धीमी पर ठंडी आवाज़ में कहा, कृपया शांत हो जाइए। उन्होंने ये बहुत जोर से नहीं कहा था, लेकिन वहां मौजूद सभी छात्रों के दिल इस आवाज़ को सुनकर कांप उठे, यहाँ तक कि 8 रिंग सोल डोलुआ लान मुजी भी। सबको लगा जैसे उस आवाज़ में एक अजीब अधिकार है, जैसे शांत आंखों की एक जोड़ी उनके मन में उभर आई हो। लॉन्ग युए ने आश्चर्य से तांग वुलिन की ओर देखा। इतनी ताकतवर मार्शल वोल और ऊंचे स्तर के बावजूद उसे भी आज्ञा मानने की इच्छा हुई। कुछ ही सांसों में सारी हंसी थम गई। नाव पर बैठे सी गॉड्स पवेलियन के सभी बुजुर्ग भी हैरान थे। जुओशी और फेंग वू यू ने एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखा। वो जानते थे कि ये तांग वुलिन की आवाज़ है, लेकिन ये इतनी अलग क्यों लग रही थी? लाइट डार्क डोलुआ लॉन्ग युए ने आश्चर्य से कहा, ये सिर्फ आध्यात्मिक दबाव नहीं है, इसमें कुछ और भी है, जैसे वो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों से जुड़ा हुआ हो। मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया। वो सिर्फ 4 रिंग का सोल एंसेस्टर है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति कम से कम स्पिरिट एबिस स्तर तक पहुंच गई है। कितना दिलचस्प! जुओशी ने जल्दी से कहा, बहन युए, वो मेरा शिष्य है। फेंग वू यू ने तुरंत कहा, और वो मुझसे फोर्जिंग सीख रहा है। वो डर रहे थे कि कहीं लॉन्ग युए लुए उसे अपना शिष्य बनाने की बात न कर दें। लॉन्ग युए लुए ने बस उन्हें एक नज़र देखा और हल्का सा सिर हिला दिया। झील की सतह पर शिए ने अपने हाथ चेहरे से हटाए और कड़वी मुस्कान से बोला, मुझे माफ़ कीजिए, मैं अपना संयम खो बैठा था। मैं आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन शायद ये मौका ही ऐसा है। मैं तुमसे एक संयोग से मिला था, और जब मैंने पहली बार तुम्हारा असली रूप देखा था तब तुमने लगभग मुझे पीट कर मार दिया था। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, लेकिन शायद इसी वजह से तुमने मेरे दिल में गहरी छाप छोड़ दी। तुम बहुत ताकतवर हो, मुझसे कहीं ज़्यादा। पहले तुम मेरा मजाक उड़ाती थीं और अपना तिरस्कार छिपाती भी नहीं थीं। तभी मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण बन चुकी हो। तुम बहुत कम बोलती हो, मुझसे भी, लेकिन जब किसी को मदद चाहिए होती है तुम सबसे पहले आगे आती हो। तुम्हारे ठंडे बाहरी रूप के अंदर एक दयालु और गर्म दिल है। मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ, न टैलेंट में न ताकत में। और तुमने कहा था कि जब तक मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं बन जाता तब तक मुझे तुम्हें पाने का हक नहीं है। मैं पहले बहुत आलसी था, लेकिन उस दिन से मैंने पूरी मेहनत शुरू कर दी। दोस्तों से आगे निकलने के लिए नहीं, बल्कि तुमसे बहुत पीछे न रह जाऊं इसलिए। लेकिन तुम भी उतनी ही मेहनत करती रहीं और लगातार आगे बढ़ती रहीं। तुम थोड़ी देर रुककर मेरा इंतज़ार क्यों नहीं कर सकती? मुझे एक छोटा सा मौका क्यों नहीं दे सकती? अब उसकी आवाज़ में भावनाएं बहने लगी। सच कहूँ तो मैं लिझी जितना मोटा नहीं हूँ, लेकिन मेरी चमड़ी उससे भी ज़्यादा मोटी है। इन सालों में मैंने तुमसे अनगिनत बार अपने दिल की बात कही है। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास मंडराता रहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे नोटिस करोगी, लेकिन तुमने मुझे कभी मौका नहीं दिया। ठीक है, मैं समझता हूँ, शायद मैं कभी तुम्हारे लायक नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सच में सब कुछ झोंक दिया है।